Weathering the Storm in Irsama, Class 9, in Hindi, full Hindi explanation. हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th के चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्समा के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन का। आपको अगर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए या वर्ड मीनिंग चाहिए तो ये दोनों वीडियोस मैंने डाल रखे हुए हैं और इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्समा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 1999 से। उस दिन प्रशांत की माताजी को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। प्रशांत एर्समा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया था। एर्समा जो कि एक छोटा सा कोस्टल टाउन था, ओडिशा का। कोस्टल यानी कि समंदर के किनारे वाला। तो उसके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में वो गया। 18 किलोमीटर दूर थी ये जगह उसके गांव से। किस लिए गया था वो? अपने दोस्त के साथ दिन गुजारने, दिन बिताने, उससे मिलने जुलने। शाम में जब वो अपने दोस्त के यहाँ था, शाम में क्या हुआ, एक बड़ा भयानक तूफान बड़ी तेजी से आ गया। यहाँ लिखा है डार्क एंड मेनेसिंग। मेनेसिंग यानी कि भयानक, तबाही वाला था। वैसे वर्ड मीनिंग के वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है क्लियरली। और डार्क था। डार्क यानी कि क्लाउड्स की वजह से पूरा अंधेरा हो गया था वहां पे। तो तूफान तेजी से आ गया। हवाएं आके टकरा रही थी घरों से, इतनी तेज गति से, ऐसा लगता था गुस्से से आके टकरा रही हैं। प्रशांत ने ये सब कभी कुछ देखा नहीं था। फिर तेज तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, कैसी थी? हैवी एंड इंसेसेंट, यानी तेज थी, और इंसेसेंट यानी लगातार थी। लगातार बारिश हो रही थी। और अंधेरा जो था वो पूरी तरीके से बरसात से भर गया था। यानी इतनी मोटी बारिश थी कि यूं समझ लीजिए, एक तरीके से फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है कि अंधेरे को उसने फिल कर दिया था। जो रात का अंधेरा था, जो रात का कह लीजिए आप बादलों की वजह से था उसको। और जितने एंशियंट ट्रीज यानी बहुत पुराने ट्रीज थे, उनको भी उखाड़ फेंका था उस तूफान ने। अपरूटेड, पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकना। कहाँ लाके पटक दिया था? जमीन पे। इतना भयानक तूफान था वो। हवाओं में लोगों की चीखें गूंज रही थी और घर तेजी से बहे जा रहे थे। इतना तेज पानी था, इतना तेज तूफान था कि घर बहे जा रहे थे। हवाएं बहुत तेज थी। पानी काफी भयानक सा था। एंग्री वाटर्स, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की यूज किया है। पानी ऐसा था जैसे कोई गुस्से में आ चुका हो, उनके घरों में घुसता जा रहा था। गले तक आ चुका था उसके दोस्त के घर में पानी। जितनी वहाँ पे मकान थे वो सब बहे जा रहे थे। अब ये जिस बिल्डिंग में था वो चूने, मिट्टी वगैरह, सीमेंट वगैरह की बनी हुई थी। तो इतनी मजबूत तो थी कि हवाओं को झेल जाए। 350 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर हवा चले, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भी वो झेल जाए। इतना मजबूत तो था। सीमेंट वगैरह का बना हुआ ईंटों का मकान था, पक्का मकान था। लेकिन जब छत पर आके कुछ पेड़ गिरे, तब घर वालों के दिलों में जो डर था वो और तेज हो गया। आधी रात को इनके घर की छत पे आकर कुछ पेड़ गिरे, तूफान में बह के। तूफान की वजह से वो पेड़ उखड़ गए थे और सीधे आके इनके घर की छत पे गिरे थे, आधी रात के वक्त लगभग। और इससे घर की दीवारें और जो छत थी वो टूट गई थी। और इस वजह से परिवार वालों के दिल में डर और ज़्यादा बढ़ गया था। ये जो तबाही थी, ये जो तूफान था, जो तबाही तूफान लेकर आया था, और जो समंदर का उमड़ना था, समंदर की लहरों का तेजी से आना, ये सब कुछ, ये पूरा भयानक जो मंजर था, ये अगले 36 घंटों तक चला। हालांकि सुबह तक हवाओं की गति थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सब कुछ 36 घंटों तक ये भयानक मंजर एक तबाही का रहा। हवाओं का तेज चलना, पानी का आना, समंदर की लहरों का आना उड़ उड़ के। अब चूंकि पानी घर में बढ़ता जा रहा था, तो प्रशांत और उसकी दोस्त के घर वालों ने छत पे शरण ली थी, क्योंकि भाई नीचे पानी पूरा भर चुका था घर में। प्रशांत को ये सब चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी, जो उसने पहली बार अनुभव किया था, जब उसने पहली बार देखा था कि क्या तबाही लेकर आया है ये सुपर साइक्लोन। ये भयानक तूफान क्या तबाही लेकर आया था। जब इसने सुबह के धुंधलके में देखा, इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग लिखा हुआ है, हल्की भोर हुई, ये लोग छत पे जा चुके हैं, हल्की भोर होनी शुरू हुई, तब प्रशांत ने अपने दोस्त के घर की छत से चारों तरफ देखा, और जो धक्का उसको लगा वो कभी नहीं भूलने वाला है। क्या देखा था उसने? चारों तरफ जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी, वहां तक पानी ही पानी था। और पानी का कलर हो गया था कैसा? ब्राउन। अलग अलग चीज़ों के मिक्सचर से, केमिकल्स यहाँ सही नहीं होगा, लेकिन अलग अलग चीज़ें जो थी, लोगों का खून
और मिट्टी, ये सब चीज़ें। पानी बिल्कुल उछल रहा था हवा में और चारों तरफ ब्राउन वाटर था जहाँ तक आंखें देख सकती थी। कहीं कहीं बस क्या खड़ा था, कुछ ऐसे मकानों का ढांचा जो सीमेंट के बने हुए थे। वो उन मकानों का ढांचा फ्रैक्चर्ड, यानी कि आधा हिस्सा कुछ का टूटा था, कुछ का लगभग पूरा टूट चुका था, वहीं कुछ खड़े थे। और इसके अलावा सिर्फ पानी दिखा रहा था। इस एक लाइन में समझा दिया है कि कितना भयानक तूफान था। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी और कहीं कहीं टूटे फूटे मकान। इसके अलावा उस पानी में चारों तरफ से तैरती हुई लाशें आ रही थीं, इंसानों की भी और जानवरों की भी। कैसी लाशें? ब्लोटेड, फूली फूली एकदम। पानी किसी के मुंह में से उसके पेट में चला गया है, वो फूल गया है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ चारों तरफ गिरे हुए थे। इनके घर की छत पे भी 2 नारियल के पेड़ टूटकर गिर चुके थे। हालांकि ये एक तरीके से उनके लिए वरदान साबित हुआ था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक बड़ा ही कॉमन एक्सप्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का, कोई छुपा हुआ वरदान का उसके सेंस में ये होता है। तो एक तरीके से वरदान साबित हुआ ये नारियल के पेड़ों का टूट कर गिरना। क्यों? क्योंकि अगले कई दिनों तक इस परिवार को, जो इसके दोस्त का परिवार था, प्रशांत के का दोस्त, उसके घर के सारे लोग, ये लोग जो छत पर फंसे हुए थे, अगले कई दिनों तक उनको भूखा मरने से इन्हीं नारियलों ने बचाया, जो कच्चे नारियल टूट के गिरे थे। अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार वालों के साथ वहीं छत पर ही एक हडल बना के बैठा रहा। एक गोल सा जो हडल होता है ना, आप लोग खेलने में भी बनाते होंगे शायद, एक गोल झुंड में आके लोग खड़े हो जाते हैं साथ में या बैठ जाते हैं। तो वो लोग बैठे हुए थे उस हडल में, छत पर खुले में। ठंडी हवा, ठंडी बारिश, लगातार जो बारिश हो रही थी उसमें वो लोग ठंड से कांप रहे थे, जम चुके थे। प्रशांत के आंसू बह तो रहे थे, लेकिन उनको बरसात की बूंदें बहा ले जा रही थी। उसके दिमाग में रह रह कर बस एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या उसके परिवार के लोग बचे होंगे इस भयानक तूफान से। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से वो अनाथ होने वाला था, एक बार फिर से उसे भयानक दुख झेलने वाला था, क्योंकि एक बार ये अपनी माँ के जाने का दुख झेल चुका था। 2 दिन बीते। ये 2 दिन प्रशांत के लिए 2 साल जैसे थे। आखिरकार बरसात रुकी और जो पानी बाढ़ का था, बरसात का, वो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। प्रशांत ने मन में ठान लिया था कि बिना देर किए अब वो अपने परिवार के लोगों से मिलने पहुंचेगा, उनको ढूंढ निकालेगा। लेकिन अभी भी परिस्थितियां खतरनाक थीं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। तो उसने जब कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो उसके दोस्त के घर वालों ने उससे कहा, बेटा अभी तुम रुक जाओ, कुछ देर और रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, थोड़ा ये सब मंजर थोड़ा शांत होने दो, कुछ नॉर्मैलिटी आने दो, कुछ नॉर्मल सी, ठीक है। लेकिन प्रशांत मन में ठान चुका था कि उसे जाना ही है। तो अब क्या होता है, उसने एक लंबी सी मजबूत सी लाठी सी उठाई उसने, और फिर 18 किलोमीटर की यात्रा उसने वापस शुरू कर दी अपने गांव जाने की। और ये यात्रा उसकी कैसे हो रही थी? जो पानी था बाढ़ का, घुटनों तक, कहीं कहीं गले तक, यानी कि सॉलन यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर तक जो पानी था उसके थ्रू, ठीक है। ये एक ऐसी यात्रा थी जो एक कभी भूलने वाला नहीं था। बार बार बेचारे को लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था देखने के लिए कि रोड कहाँ है। उसे देखना पड़ता था कि कहाँ पानी कम गहरा है। कई जगह पानी इतना गहरा होता था कि कमर तक डूब जाता था वो, और बिल्कुल चलने में उसे मुश्किल होती थी। तो प्रोग्रेस उसकी स्लो थी, यानी धीरे धीरे चलता था। कई जगह तो ऐसी आती थी जहाँ रोड तो बिल्कुल थी ही नहीं, उसे तैरना पड़ता था। लेकिन कुछ दूर जब चला तो उसे थोड़ी सी राहत मिली जब उसने क्या देखा कि उसके अंकल, चाचा या मामा, उनके 2 दोस्त वो भी गांव लौटकर जा रहे थे। जब उन लोगों ने प्रशांत को देखा और प्रशांत ने उनको देखा, अपने चाचा या मामा के दोस्तों को, तो इन तीनों ने निर्णय लिया कि चलो अब साथ चलते हैं हम। धीरे धीरे बढ़ के वो लोग जा रहे थे। यहाँ वर्ड यूज़ किया वेड। जब आप पानी में चलते हैं तो जो कठिनाई होती है ना, उसके लिए यूज़ होता है ये वेड करना, यानी धीरे धीरे चलना, फंस फंस के चलना। तो जैसे जैसे ये पानी से निकल रहे थे, बढ़ रहे थे पानी में चलते हुए, जो नज़ारे ये देख रहे थे वो भयानक से भयानक होते जा रहे थे। एक वर्ड यूज़ किया मकाब। इसको मकाब पढ़ते हैं, नॉट मैकबर। इसको मकाब पढ़ते हैं, बहुत लोग मकाबर मैकाबर पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसको मकाब पढ़ेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के आप लोग के लिए आप लोग मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। इसका मतलब होता है भयानक, कुछ ऐसा जिसको देखकर खून जम जाए, रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। तो नज़ारे भयानक होते जा रहे थे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे।
इनको इंसानों की, मर्द औरत बच्चे सबकी लाशों को कई जगहों पे दूर धकेल धकेल के रास्ता बनाना पड़ रहा था। कुत्तों की, बकरियों की, जानवरों की लाशें बह के लहरों से इनकी तरफ आ रही थी और ये बेचारे उनको अपने हाथों से या लाठी डंडों से ही खुद से दूर करके रास्ता बना के बढ़ रहे थे। सोचिए ऐसा मंजर, पानी में कोई आगे बढ़े जा रहा है और लाशें चारों तरफ से बहती आ रही हैं उसकी तरफ। खैर, हर गांव जिससे ये लोग गुजरे, इन लोगों ने देखा कि शायद ही कोई घर है जो खड़ा है, ज़्यादातर घर बह चुके हैं। अब प्रशांत बहुत तेज और बहुत जोर जोर से देर देर तक रोने लगा था। उसे ये भरोसा हो चुका था कि इस तबाही से उसका परिवार तो बचा ही नहीं होगा। सोच चुका था वो कि भाई ऐसी तबाही में कैसे बचेगा मेरा परिवार। खैर, आखिरकार प्रशांत अपने गांव पहुंचा। कालीकुड़ा उसके गांव का नाम दिया हुआ है। आखिरकार यहाँ पे उसका दिल ठंडा पड़ गया, यानी कि काफ़ी एकाएक देखते उसको शौक सा लगा, डर सा लगा। हालांकि वो पहले खुद को प्रिपेयर कर चुका था, लेकिन फिर भी जो उसने देखा उससे डर गया वो। जहाँ एक वक्त था उसका घर, जहाँ खड़ा हुआ करता था, आज वहाँ बस उसके घर का मलबा निकला हुआ था। मलबा मतलब दिखाई दे रहा था, उसकी छत का मलबा। कुछ उनका सामान बह चुका था और कुछ सामान वहाँ पे बचा रह गया था। कहाँ? पेड़ों की शाखाओं में उलझ के। कुछ सामान तो पानी में बह गया था, लेकिन कुछ सामान पेड़ों में उलझ के रह गया था, जो पेड़ वहाँ आके गिरे हुए थे। अब प्रशांत बेचारा, छोटा सा प्रशांत, यहाँ यंग प्रशांत इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत उम्र उसकी थी नहीं। उसने सोचा कि चलो रेड क्रॉस शेल्टर चलते हैं, देखते हैं कि क्या वहाँ मेरा परिवार है। हर शहर वगैरह में रेड क्रॉस, शहर गांव में आमतौर पर रेड क्रॉस का एक होती है, रेड क्रॉस की बिल्डिंग, और शायद ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तबाही वगैरह के समय में, पहले हुआ करता था। तो प्रशांत ने सोचा चलो चल के देखते हैं रेड क्रॉस में, शायद मेरा परिवार वहाँ हो। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा अपनी नानी को। सबसे पहले उसने देखा वहाँ पहुँचते ही अपनी नानी को। बेचारी नानी भूख के मारे कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अपने नाती को देखते ही दौड़ के उसकी तरफ आई, बाहें पसार के। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंखों में पानी उमड़ रहा था। ये तो एक करिश्मा था। वो लोग तो कब का मान चुके थे कि प्रशांत मर चुका था। खैर, ये बात चारों तरफ उसके पूरे परिवारजनों में पसर गई कि हाँ प्रशांत पहुंच चुका है, और सारे लोग दौड़ के इकट्ठा हुए उसके इर्द गिर्द, सभी उसको गले लगाने लगे। प्रशांत, उस जो ग्रुप था, यहाँ मोटले वर्ड यूज़ किया, यानी कि छोटे बड़े सभी लोगों का जो ग्रुप था, मोटले रंग बिरंगे लोगों का ग्रुप कहा जाता है, रंग बिरंगी चीज़ों का, बैटर्ड यानी कि पिटा हुआ। ये जो ग्रुप था जिसमें छोटे थे, बड़े थे, पुरुष थी, महिलाएं थे, उसके परिवार के सारे लोग थे। ये लोग बैटर्ड थे, एक तरीके से मुसीबत काफ़ी झेला हुआ था, इन लोगों काफ़ी झेली हुई थी मुसीबत। तो इन लोगों के ग्रुप को प्रशांत बेचैनी से देख रहा था। उसका भाई, उसकी बहन, उसके चाचा चाची, मामा मामी, जो लोग भी थे सभी वहाँ थे। हालांकि मैटरनल ग्रैंड मदर का है तो हो सकता है ये उसकी नानी का ही घर हो। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर। चलिए अगले स्टैंजा को हम लोग पढ़ाते हैं, मैं फिर लाइन बाय लाइन में चला गया। तो खैर, उसने इन लोगों को देखा। अगली सुबह तक जब वो इस स्थिति को देख रहा था, इस स्थिति को उसने देखा, जब टुक इन का मतलब होता है इसको समझा उसने, अगली सुबह तक कैसी सिचुएशन थी, ये डेस्परेट सी सिचुएशन थी। तब उसने सोचा, डेस्परेट यानी कि बेचैन सी, सारे लोग बेचैन थे, व्याकुल थे। उसने सोचा कि भाई खुद को संभालने का वक्त आ गया है, क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो लोग सभी लोग ही एक दुख के माहौल में जकड़े हुए थे। 2500 लोग थे, 2500 लोग थे उस शेल्टर में, सभी लोग दुख से जकड़े हुए थे। अब दुखी हो सकते हैं आप, लेकिन दुख हो के आप कर्महीन नहीं हो सकते। आप सिर्फ रोते नहीं रह सकते, आपको ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए कुछ करना होता है, दुख से निकलने के लिए। खैर, तो उसने देखा इन लोगों को, उसने सोचा मुझे खुद ही कुछ करना होगा। 86 लोगों की जान गई थी उसके गाँव में, और गाँव में जो 96 मकान थे सारे बह चुके थे, कोई भी बचा नहीं था। चौथा दिन था उनका वहाँ उस शेल्टर में। अब तक वो लोग ग्रीन कोकोनट्स पे सर्वाइव कर रहे थे, जो टेंडर कोकोनट्स होते हैं कोस्टल एरियाज में, चूँकि काफ़ी इनके ट्रीज़ होते हैं समंदर के पास वाले इलाकों। तो अब तक उसी पे ये लोग चल रहे थे, गांव भर के लोग उन्हीं पे ज़िंदा थे। लेकिन अब बहुत कम बचे हुए थे वो नारियल, इतने लोगों के लिए काफ़ी नहीं थे। प्रशांत बस 19 साल का था बेचारा। उसने निर्णय लिया कि अब इन लोगों का नेता मैं ही बनूंगा। अगर इनका कोई नेता नहीं, ये खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मैं लड़ूंगा इनके लिए। खैर, उसने युवाओं का एक झुंड इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया, और बड़े लोगों का भी बनाया।
और वो लोग साथ में पहुंचे गांव के व्यापारी के पास। गांव का व्यापारी जो कि इन लोगों को माल देने से इनकार कर चुका था, चावल वगैरह। इस बार उन्होंने उसको प्रेशर किया और उसने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों को फिर से चावल दूंगा बिना पैसों के। कुछ किया होगा इन लोगों ने कन्विंस कैसे भी। इस बार वो लोग चावल लेकर लौटे, विजयी रूप से लौटे वो लोग पानी में बहते हुए। आखिरकार पूरे शेल्टर के लिए खाना पकाया गया। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि चावल सड़ने शुरू हो गए थे। इकट्ठा की गई, पेड़ों से गिरी हुई जो टहनियाँ थी उनको इकट्ठा की गई और एक आग सुलगाई गई थी। आग कैसी थी? रिलक्टेंट एंड स्लो, यानी जल नहीं रही थी। पेड़ों की लकड़ियाँ गीली थी तो वो जल नहीं रही थी। खैर, चावल सड़ा हुआ था, थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था। उस पर एक आग जलाई गई लकड़ियों की और उस पर चावल को पकाया गया। 4 दिनों में पहली बार ये लोग अपना पेट भर पाए थे। अब प्रशांत ने पहला काम तो कर लिया। अगला काम ये था कि उसने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और उस शेल्टर की सफाई शुरू कर दी। वहाँ गंदगी थी, मूत्र मल वगैरह था, उल्टियाँ थीं, लाशें बह बह के आई थीं। तो उसने इन सबको साफ़ किया और जो लोग घायल थे उनके घावों की साफ़ सफाई शुरू की और जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ था उनके फ्रैक्चर्स को भी कुछ टेंड करना, यानी उसका भी ख्याल रखना शुरू किया। पट्टियाँ वट्टियाँ की होंगी, टहनियाँ लगा दी जाती हैं। जब कुछ अवेलेबल ना रहे तो फ्रैक्चर्ड बोन के दोनों साइड में लकड़ी लगा के और फिर उसको बांध देते हैं ताकि वो कम से कम हिले डुले ना। खैर, ये सब चीज़ें उसने की। 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से गुजरा और कुछ फूड पार्सल्स गिराए, खाना गिराया, लेकिन इतना ज़्यादा खाना नहीं था कि सारे लोग पेट भर सके। वो लौट के वापस आया भी नहीं और इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। इन लोगों ने क्या किया? नौजवानों ने इकट्ठा किया, कुछ जो खाली बर्तन थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया शेल्टर्स में। उसके बाद उन लोगों ने बच्चों को कहा कि तुम लोग लेट जाओ बालू पे। जो बालू बह के आया था समंदर से पानी के ज़रिए, पानी जब आया था समंदर का पानी उछल के, तो अपने साथ ढेर सारा बालू भी लाया था। पानी तो चला गया था, बालू काफ़ी बच गया था। तो इन लोगों ने कहा बच्चों को कि तुम लोग लेट जाओ इस बालू में, इस रेत में। और बच्चों के पेट पे इन लोगों ने क्या रख दिया? वो एम्प्टी यूटेंसिल्स जो थे, वो खाली बर्तन रख दिए। अब ऐसा जब उन्होंने किया तो ऊपर से जाते हुए जो हेलीकॉप्टर थे उनको ये संदेश मिला कि ये लोग भूखे हैं काफ़ी लंबे वक्त से। ये संदेश पहुंचाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ये संदेश मिल गया उन लोगों को, हेलीकॉप्टर्स को। और उसके बाद हेलीकॉप्टर लौट लौट के लगातार बार बार आने लगा और जब भी आता था तो खाने पीने की चीज़ें और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो गिरा जाता था। प्रशांत ने क्या पाया कि कई बच्चे थे जो अनाथ हो चुके थे। उसने उन सबको साथ लेके एक ग्रुप बनाया और एक शेल्टर बनाया पॉलीथिन की शीट का उसने छत बना दिया उसको, जैसे आपने देखा होगा बंजारे रहते हैं। औरतों को उसने इकट्ठा किया कि भाई आप लोग इनका ध्यान रखिए, और मर्दों को उन्होंने इकट्ठा किया कि हम लोग फूड वगैरह जो हेलीकॉप्टर गिराएंगे उसको हम लोग सही जगह पे उठा के रखेंगे और मटेरियल्स वगैरह इकट्ठा करेंगे। हफ्ते गुजरते चले गए। प्रशांत को ये बात समझ में आ गई कि जो औरतें हैं, जो खासतौर पे जो विधवा हो चुके हैं, जिनके घर वाले मर चुके हैं, और जो बच्चे जो अनाथ हैं, वो अपने अपने गमों में, अपने अपने दुखों में डूबे जा रहे हैं। उसने औरतों से कहा कि आप लोग काम करना शुरू कीजिए। सारी औरतों को उसने कहा कि आप लोग काम करना शुरू कीजिए। यहाँ एक NGO है जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कि काम के बदले खाना देता है। आप लोग उसके लिए काम कीजिए। बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स इवेंट्स शुरू कराया उसने। उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था, तो बच्चों के साथ वो क्रिकेट मैचेस खेलने लगा। बाकी वॉलंटियर्स के साथ प्रशांत अनाथ बच्चों की और विधवा महिलाओं की मदद करने लगा अपनी ज़िंदगी के टुकड़े जोड़ने में। जब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता, भगवान ना करे आपके साथ या किसी के साथ ऐसा हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपकी ज़िंदगी को अब लेकर जाना कहाँ है, और सबसे बड़ी चीज़ लेकर जाना क्यों है। मैं किसके लिए पढ़ूं, मैं किसके लिए काम करूं, मैं किसके लिए पैसे कमाऊं। तो यही हाल था बच्चों का, अनाथों का और विधवा महिलाओं का। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी तो तितर बितर हो चुकी है, कैसे इसको इकट्ठा करें, एक जगह लाएं। प्रशांत ने इसका जिम्मा उठाया। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का वहाँ प्लान था कि विधवाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएं, लेकिन सब ने मिलकर, प्रशांत ने भी और बाकी लोगों ने भी मिलकर इस स्टेप का विरोध किया, इस कदम का विरोध किया। क्यों? क्योंकि बच्चे अनाथालय में जाएंगे, विधवा महिलाएं अलग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये अकेलेपन से मारे होंगे, कहीं ना कहीं एक कलंक, एक शर्म के बोझ के तले इनको जीना होगा। प्रशांत
और प्रशांत के जो ग्रुप के लोग थे, इन लोगों का मानना था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको उन्हीं के समुदाय में, यानी जो जाति धर्म जहाँ से ये लोग आते हैं जिस तरीके से, उन्हीं के जाति धर्म के फॉस्टर फैमिली कहा जाता है, जो किसी बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार होते हैं, पालने को और उसको बड़ा करने को, उसको पढ़ाने को। तो उनमें इन बच्चों को दिया जाए और कोशिश ये की जाए कि वैसी औरतें जो अनाथ हैं, जिनके बच्चे भी नहीं, उनको ये बच्चे दिए जाएं। विधवा औरतें और अनाथ बच्चे ये साथ में रहें अगर एक ही कम्युनिटी के, तो उनको उसको माँ मिल जाएगी और उसे बच्चा मिल जाएगा। ऐसी कुछ इनकी सोच थी। अब अगले 6 महीने जो आए, ये 6 महीने बीतने की बात है कि 6 महीने हो चुके हैं उस तूफान को गए हुए। इस बार प्रशांत की जो आत्मा थी, घायल आत्मा, उसके जख्म भर चुके हैं इस बार बड़ी तेजी से। पिछली बार आज से 7 साल पहले जब इसकी माताजी मरी थी तो बड़ा कष्ट हुआ था प्रशांत को, लेकिन इस बार उसका कष्ट जल्दी खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार उसे अपने कष्ट का ध्यान रखने का समय था ही नहीं। इस बार तो दूसरों के कष्ट हरने में लगा हुआ था, उनकी तकलीफ़ों से लड़ रहा था। प्रशांत का जो चेहरा है, मासूम सुंदर सा जवानी से भरा चेहरा, जब गांव की महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, गांव के जो बच्चे अनाथ, जब इनको अपने दुख के मौसम में, दुख के समय में किसी की याद आती है, तो यही चेहरा है जिसे वो लोग ढूंढते हैं। प्रशांत उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट, मतलब समझिए कि इम्पॉर्टेंट एंड फैमिलियर पर्सन बन चुका है। तो बस ये एक तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करूँगा मैंने ठीक से आपको बताया हो, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना की हो। बट होप कि आपके काम आएगा। आप मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Weathering the storm in Erisma. Class 9 in Hindi. Full Hindi explanation. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।